नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ और हरियाणा की हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं मतलौडा अनाज मंडी में मैं आया हूं और अभी जो मेरे साथ हैं, मेरे चैनल पे काफ़ी इंटरव्यू चल चुके हैं और आज इस टाइम पर मतलौडा के अंदर और वैसे समाज में के कुछ हमारे टॉपिक हैं, उनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। विनय गुप्ता जी हैं, जिला परिषद पानीपत जिला परिषद के पार्षद। तो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी, धन्यवाद। गुप्ता जी, सबसे पहली बात, अभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है, साथ में कुछ राज्यों में कोरोना का स्तर बढ़ चुका है और हरियाणा राज्य में प्राइवेट स्कूलों को कल से अनुमति मिल गई है, तीसरी से पाँचवीं तक की। अभी तक तो छठी से बारहवीं तक के बच्चों को ही बुलाया जा रहा था। और हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रात के कर्फ्यू भी लग रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है इस दौर में, छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाना, सरकार की तरफ से परमिशन मिलना, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मेरा तो इसमें ये कहना है कि भाई कोरोना एक ऐसी महामारी है जो जानलेवा बीमारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। और पिछले एक साल से इसको पूरे भारतवासी और विश्व स्तर पे झेला जा रहा है। और जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, उनके जो स्कूल खोलने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है, मैं समझता हूँ कि वो उसमें थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जो पहली से लेकर पाँचवीं तक के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। क्योंकि जैसे हमने खबरों में आपने भी बताया और भी हम देखते हैं कि पंजाब में, केरल में, महाराष्ट्र में दिन पे प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं कोरोना के। और हमारे पानीपत में भी आज भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि न्यूज़पेपर वालों ने भी ये लिखा है भी संभलने की ज़रूरत है। पिछले जो शुरुआती जो फरवरी के रिजल्ट थे कोरोना को लेकर, वो थोड़े कम चिंताजनक थे, लेकिन जो आखिरी में अभी चल रहा है पिछले हफ्ते से, वो चिंताजनक है, उसमें केस बढ़ रहे हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्कूल खोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो भी स्कूल की मंजूरी हरियाणा सरकार ने स्कूल के परमिट दे रखे हैं, उसके पीछे कोई कारण ये नहीं है कि भाई स्कूल वाले कोई पैसा कमाएं। पैसा कमाने की नीयत स्कूल वालों को छोड़ देनी चाहिए। ये बड़ा संकटकर कष्टी का टाइम है। और किसी भी सूरत में बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं पाँचवीं तक के, उनके लिए स्कूल खोलने की परमिशन आज के हालात में नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। और स्कूलों को भी ये साफ संदेश होना चाहिए कि भाई जो आप लोगों को स्कूल खोलने के जो परमिट दिए हैं, उनके पीछे सरकार की मंशा ये है, देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए सरकार की मंशा ये है कि कोई शहर से और गांव से कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। हमारे देश के सभी बच्चे शिक्षित हों, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। उस नीति के तहत ही हर स्कूल, चाहे वो किसी का इंडिविजुअल स्कूल है, चाहे कोई संस्था के प्राइवेट स्कूल है, उन सब की ये देश हित की सामूहिक सोच होनी चाहिए कि खाली स्कूल खोलने से मतलब नहीं है, फीस लेने से मतलब नहीं है। ये एक संकट का समय है। यदि आप एक साल में कोई फीस का, एक जैसे एनुअल चार्जेस की बात पीछे डीएवी थर्मल में भी आई और स्कूलों में आई, भाई कोई नहीं ले रहा, ये मैडम ले रही है, तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो किसी स्कूल ने अभी नहीं लेने चाहिए। क्या इतने सालों से आप स्कूल में कमाई कर रहे हो, क्या एक ही साल में आपका सारा बजट बिगड़ गया? जबकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने के लिए तैयार भी हैं, ट्यूशन फीस देने के लिए सभी परिवार को बच्चे, हालांकि बच्चा स्कूल में नहीं गया, लेकिन एक वो इस बात को समझते हैं भाई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो टीचर्स की भी तनख्वाह जाएगी, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। उन सब चीज़ों को देख के सभी पेरेंट्स ये तैयार हैं भी जो ट्यूशन फीस है मंथली होती है वो ले लो आप। लेकिन स्कूल खोलने के नाम पे फिर बच्चों को दबाव बढ़ाएं, भाई फीस दो, नहीं आपको पेपर नहीं दे सकते। ये सबसे शर्मनाक बात है। कोई भी अगर स्कूल का, चाहे वो संस्था का स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, अगर कोई प्रिंसिपल अपनी ज़ुबान से या उसके स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ को ये कह रहा है कि आपने एनुअल चार्जेस नहीं दिए तो आपका बच्चा फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, उसके खिलाफ मेरी सरकार से अनुरोध है तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की टेंशन, इस तरह का तनाव बच्चों पे या बच्चों के माता पिता पे नहीं होना चाहिए। और किसी भी सूरत में पाँचवीं तक के बच्चे, पढ़ाई क्या रहेगी, अब एक महीना तो सारा रह ही गया है। पाँचवीं तक के बच्चे, मार्च का पीरियड रह रहा है, पाँचवीं तक के बच्चों को क्यों आफत में डाल रहे हो? किसी बच्चे को कोई कोरोना हो गया और कोई घटना घट गई, किसी परिवार में कोई इकलौता बच्चा है, कोई और समस्या है, इम्यूनिटी पावर भी बच्चों की कम होती है, कोई बड़ों की तरह नहीं होती। तो मेरा सरकार से अनुरोध है किसी भी सूरत में ये जो स्कूल खोलने की अनुमति दी है पाँचवीं तक के बच्चों की, वो देश हित को देखते हुए
और संकट को देखते हुए भाई एक जानलेवा बीमारी बार बार हमारे पास आ रही है, कभी रुक रही है फिर आ रही है, तो इस खतरे में बच्चों को नहीं डालना चाहिए। 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा साल जो चला गया वो हमने इस एवज में ही सरकार ने भी ये सोच के भाई किसी की जान ना जाए। पढ़ाई 1 साल पीछे भी हो सकती है, पढ़ाई देखो जीवन का आधार है पढ़ाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। पहले ज़िंदगी बचाओ और उसके बाद पढ़ाई करो। और सरकार ने भी जो मेन स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बातें कई बार आई, डीएवी हुड्डा की भी आई, हमने देखा है। प्राइवेट स्कूलों के सभी प्रिंसिपल को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी नीति ये होनी चाहिए कि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को हम शिक्षित करें। पहली प्राथमिकता शिक्षा की होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता पैसे कमाने की नहीं होनी चाहिए। गुप्ता जी, अगला क्वेश्चन मेरा यही था, जैसे पानीपत के अंदर अभी कुछ दिन पहले एसडीएम स्कूल था, उसके बाद डीएवी थर्मल का इशू हुआ, फिर डीएवी हुड्डा का हुआ, ऐसे ही डीपीएस स्कूल है करंस में समालखा के पास, वहाँ पर भी टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लेट किया जा रहा है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ इशू हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है, यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो संस्था का है चाहे वो किसी ने व्यक्तिगत खोल रखा है, अगर वो अपने स्कूल के बच्चों की ट्यूशन फीस पूरी ले रहा है, और मुझे लगता है कि ये एनुअल चार्जेस का भी दबाव डालते हैं, और ऐसा कोई पानीपत में स्कूल नहीं होगा जो ट्यूशन फीस भी नहीं ले रहा, सभी स्कूल ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो उसमें ये सवाल ये पर्सन पैदा ही नहीं होता कि आपका जो टीचिंग स्टाफ है आप उसकी आधी सैलरी दे हो, क्यों दे रहे हो भाई, क्यों धांधली मचा रहे हो। एसडीवीएम ने तो कम से कम 20 दिन धरने पे बैठे रहे और फिर उनका निर्णय हुआ। 20 दिन जो उन्होंने धरने पे बैठना पड़ा, वो एसडीएम वीएम की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने गलत किया। उन लोगों की मनमानी की वजह से वहाँ के शिक्षकों ने, उनके बच्चों ने भी उनका साथ दिया और वहाँ धरना दिया 20 दिन, इतना उनको टॉर्चर किया, इतना मेंटली परेशान किया, और 20 दिन के बाद वो बात मानने, तो वो बात मानने की थी शुरू से। क्या औचित्य बनता है जब आप बच्चों से ट्यूशन फीस ले रहे हो, आप किस बिना पे ये कह सकते हो कि हम आधी सैलरी देंगे शिक्षकों की। ऐसी मनमानी किसी स्कूल की नहीं होनी चाहिए। सरकार को और प्रशासन को इन पे ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है कि कोई भी स्कूल को, स्कूल संचालक चाहे संस्था का है चाहे प्राइवेट निजी है, किसी प्रकार की मनमानी ना शिक्षकों के साथ करे उनकी सैलरी में, और ना पेरेंट्स के साथ करे, ना बच्चों के साथ करे। और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। अगर कोई स्कूल का संचालक ये कह रहा है कि फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते, अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया, चाहे वो पानीपत का कोई स्कूल हो, कोई संस्था हो, अगर किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भ्रम में ना रहे। अगर एक भी बच्चे के साथ उन्होंने एनुअल चार्जेस ना मिले और उसको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठाया, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में आपके स्कूल का लाइसेंस बचेगा नहीं, हर हाल में उसको कैंसिल करा जाएगा। क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उधर डीएवी थर्मल में मैडम को भी कहा, जो शिक्षण संस्थान है सरकार ने इनको परमिट इसलिए दे रखा है कि बच्चों को शिक्षित करें। ये नहीं दे रखा कि यहाँ कमाई का अड्डा बना लें, यहाँ लोगों को परेशान करके और लुटें। हाँ ठीक है भाई, स्कूल के खर्चे होते हैं, उसके लिए आप ट्यूशन फीस लो, एनुअल चार्जेस भी ले रहे हो, लेकिन एक कोई संकट का समय है, कोई आपातकाल का समय है, तो उसको उस ढंग से कंसीडर करना चाहिए ना। उसमें भी कोई तानाशाही या मनमानी नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को और प्रशासन ने बैन लगाना चाहिए कि कोई स्कूल मनमानी नहीं करेगा। गुप्ता जी, मतलौडा में दिन प्रतिदिन मार्केट में चोरी होती जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? मैं चोरी पे भी कहूँगा, लेकिन ये बात फिर मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, कोई भी स्कूल का संचालक ये मनमर्जी, ये हिटलरपना, ये तानाशाही ना दिखाए कि आपके बच्चे ने एनुअल चार्जेस नहीं दिए तो हम फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि कोई स्कूल वाला, जैसे वो दिन डीएवी मैडम थर्मल की प्रिंसिपल कह रही थी कि हम तो रूल रेगुलेशन से ले रहे हैं, अगर कोई स्कूल का संचालक और प्रिंसिपल ये बात कह रहा है कि हम तो भाई रूल रेगुलेशन से एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, तो मेरा उनसे एक आग्रह है कि आप फिर अपने स्कूल में एक बहुत बड़ा नोटिस लगा दें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उसमें ये लिख दें कि भाई कोई भी स्कूल का नाम है वो अपने स्कूल का नाम लिखे, भाई इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को सूचित किया जाता है कि फला तारीख तक एनुअल चार्जेस जमा कराएं, नहीं तो हम आपके बच्चे को फाइनल एग्जाम से बाहर कर देंगे। अगर वो रूल रेगुलेशन पे है तो ऐसा लिखित में नोटिस दें, फिर पता लग जाएगा रूल रेगुलेशन कहाँ खड़े है, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे जुबानी लोगों को गोलमोल तनाव दे के लूटने का काम ना करे। ये एक संकट का समय है, और संकट में तो क्या है ना कि सबका साथ देना चाहिए। अरे मैंने उस दिन मैडम को भी कहा, मैं और स्कूल वालों को भी कह रहा हूँ, कोई स्कूल 10 साल से खोल रहा है, कोई 20 साल से खोल रहा है, कोई 30 साल से खोल रहा है,
जितने भी सालों से पिछला पीरियड उन्होंने स्कूल खोले हो गया, उन सभी सालों में सभी पेरेंट्स ने उनके सभी चार्जेस दिए हैं। अरे एक साल में क्या आफत आ गई, एक साल में आपको जब ट्यूशन फीस भी देने लग रहे हैं और सरकार ने कोविड को मान्य है, पूरे देश का उद्योग चौपट हुआ है, पूरे सबको परेशानी हुई है, हर व्यवसाय को, तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब आप लोगों को उन बच्चों के प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति कोई सिंपत्ति नहीं है। आपका मतलब पैसे ही कमाना रह गया इस शिक्षण संस्थान पे। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। और यदि किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ हुआ तो हर हाल में, चाहे मैंने डीसी के वहाँ धरना पड़े, मैं किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। कोई स्कूल अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। अगर एनुअल चार्जेस नहीं दिए और उस बच्चे को इन्होंने फाइनल एग्जाम में नहीं बिठाया तो हम स्कूल का परमिट रद्द करवा के हटेंगे सरकार से। गुप्ता जी, एक चीज़ इसमें आपने ध्यान दी होगी, ये जो संस्था के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन स्कूलों में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, SDVM, DPS, DAV हुड्डा, DAV ये था। इस पे मैं और कहना चाहता हूँ, ये और शर्मनाक बात है कि जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं स्कूल किस लिए खोलती हैं कि समाज का कल्याण हो, बच्चे कम फीस में पढ़ें, अच्छे शिक्षित बने, अच्छे वो अपने कैरियर के प्रति जागरूक बने। संस्थाओं का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। कोई इंडिविजुअल स्कूल खोल रहा है उस पर हम थोड़ा सोच सकते हैं कि भाई वो इसको व्यवसाय के तरीके में भी ले रहा होगा, लेकिन अगर कोई संस्था है, अब ये SDVM संस्था है, इसको किसने कमा के देना है भाई? ये संस्था इसलिए थोड़ी ना खोल रखी है, इसलिए खोल रखी है कि अग्रवाल समाज का या 36 बिरादरी का कोई भी बच्चा गरीब है, उसको उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो भाई वो संस्था के स्कूल में पढ़े, वहाँ कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। ये उद्देश्य होना चाहिए संस्थाओं का। संस्थाएं भी ऐसे लूटने का काम करेंगी कि एनुअल चार्जेस नहीं दिया तो हम स्कूल में नहीं बैठने देंगे, आपके फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये फिर संस्था का क्या काम रह गया? टीचर्स का इशू था वहाँ पे, सैलरी का। टीचर्स का इशू था, वो और शर्मनाक बात है। अरे जिन्होंने पढ़ाया है बच्चों को, आप उन्हीं को सैलरी नहीं दे रहे और बच्चों से कह रहे हो पूरी सैलरी भी, वो पूरा ट्यूशन फीस दो और एनुअल चार्जेस भी दो। आप बच्चों से सारी ट्यूशन फीस ले रहे हो तो फिर कोई औचित्य, कोई कारण बनता ही नहीं कि आप आधी सैलरी काटो। मतलब संस्थाओं में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि संस्थाओं के स्कूल तो इसलिए होते हैं कि हर आदमी अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सके, और संस्थाओं का मतलब भाई पैसा कमाना नहीं होता, इसलिए कम फीस में अच्छी शिक्षा देंगे और बच्चे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। ये मतलब होता है संस्थाओं का। मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई इतना पैसा दो नहीं तो हम आपके बच्चे को बैठने नहीं देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहा है। अब मतलौडा के अंदर चोरी की वारदातें मार्केट में चल रही हैं और एक दुकान में तो तीसरी बार चोरी हुई है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये चोरी की घटनाएं ना पीछे भी 3-4 साल पहले की बात है, जब भी यहाँ चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई थी। यहाँ पे DSP बली सिंह थे, वीरेंद्र सिंह SHO थे, उस वक्त राहुल शर्मा जी यहाँ SP थे तत्कालीन वहाँ के पानीपत के। तो मैंने जब भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया था कि जो भी यहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरे इलाके में किसी प्रकार की कोई चोरी ना हो, कोई आपराधिक घटना ना हो। और जो यहाँ के SHO हैं मोर साहब, मेरा उनसे आग्रह है कि देखो, अगर बार बार किसी के घर में चोरी हो रही है 2 बार 3 बार और उस चोर को आप पकड़ोगे नहीं तो ऐसे तो लोगों में भय बन जाएगा। कैसे यहाँ के जान माल की रक्षा होगी? कैसे लोगों की दुकानें सुरक्षित रहेंगी? हर दुकानदार रात को लॉक करके अपने घर चला जाता है। उसको ये चिंता नहीं रहनी चाहिए कि भाई बाद में मेरी दुकान में चोरी हो के मेरे को बर्बाद कर देंगे। 4-4 5-5 चोरियाँ कह रहे हैं कि दुकान में होगी। तो मेरा SHO साहब से यह आग्रह है कि आप इसको बड़ी गंभीरता से लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने यहाँ बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ कोई आपराधिक गतिविधियों का उछाल होगा और उस पर आप लोगों का कंट्रोल नहीं हुआ तो यहाँ की जनता सहन नहीं करेगी। हर हाल में आपको चोरों को पकड़ना होगा। हर रोज़ चोरी की घटनाएं होंगी तो कैसे दुकानदारी करेगा? ऐसे कब तक वो ऐसे डर के साए में, चोरों के डर के साए में अपनी दुकान चलाएगा? अब उनका डर अपने मन में रखेगा। तो अब जैसे कोरोना वैक्सीन आ गई है, कोरोना वैक्सीन हो भी रही है। अब कुछ दिन पहले ही, हाल फिलहाल में ही, एक अटावड़ा गांव की आशा वर्कर थी और उसको कोरोना वैक्सीन लगने से वो पूरी हो गई थी। तो क्या कुछ कहना है? क्योंकि लोगों के अंदर एक पहले भी भय का माहौल था वैक्सीन को लगवाने का, और अब ऐसे रिजल्ट हाँ कम हैं लेकिन भय तो भय है सर। देखिए, मेरा तो इसमें ये कहना है कि आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सबसे पहले देश के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनको ये टिक्का लगवाना चाहिए। और जो देश के बड़े अपने अधिकारी हैं, जैसे DGP साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं और CMO साहब हैं,
बड़े अधिकारियों पर और बड़े नेताएं जो आज सरकार को चला रहे हैं, उन सब की सहमति से, उन सब के कंसिडरेशन से ये वैक्सीन बनी है। सबसे पहला भरोसा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो भी है कि सीरम पुणे से उन्होंने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी की विजिट भी कराई, उनको भरोसा दिला। तो मेरा तो इस चैनल के माध्यम से ये मानना है कि जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के कोई वित्त मंत्री हैं, बड़े बड़े जो अपनी सरकार में जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन सबको ये टिक्का लगवाना चाहिए ताकि लोगों में प्रेरणा बने, भय कम बने। और जिस तरह से ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई जैसे आशा वर्कर, मेरी बड़ी सिंपैथी है उनके प्रति कि उन्होंने सरकार के नियमों का पालन करते हुए टीका लगवाया और वो अपनी जान से चली गई। देखो बड़ी दुख की घटना है, मैं निंदा करता हूँ इस घटना की। और सरकार को भी इस पर और थोड़ा विचार करना चाहिए और थोड़ी जागरूकता ये लानी चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है जहाँ दवाई बनवाई है, वहाँ इस बात को रखें भाई इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। यदि उसमें कोई कमी किसी प्रकार की रह रही है तो उसमें सुधार करें, क्योंकि जो वैक्सीन लगवाने का मतलब है, क्यों लगवा रहे हैं वैक्सीन आप बताओ। वैक्सीन लगवाने का अर्थ ये है कि हमारे देश का कोई नागरिक कोरोना की बीमारी से पीड़ित होकर समय से पहले उसकी जान ना जाए, यही एक मकसद है। और उसमें वैक्सीन लगने से जान जाए ये और ख़तरनाक होगी बात, ये और ख़तरनाक है कि वैक्सीन लगवा रहे और जान जा रही है। गुप्ता जी, तो उसके लिए उस सीरम इंस्टीट्यूट में जाके प्रधानमंत्री जी ने ये कहना चाहिए भाई इस तरह के जो गंभीर परिणाम आएंगे तो देश की जनता में भय बनेगा और वैक्सीन का कार्य अधूरा रह जाएगा। वहाँ पे जांच करनी चाहिए भाई इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, ताकि जब वैक्सीन लगे तो लोगों में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद निराशा ना हो, एक उत्साह होना चाहिए भाई अच्छी वैक्सीन आई है और हमारे देश में जो जानलेवा बीमारी है उसका खात्मा होगा। गुप्ता जी, यदि हम बात करते हैं इस तरीके से, लेकिन जब पलटवार क्वेश्चन होता है विपक्ष की तरफ से सरकार को कि भाई इस वैक्सीन से खतरा है, बताते हैं कि भय का माहौल है, तो सरकार का पक्ष रखते हुए सरकार के लोग ये बताते हैं कि इस वैक्सीन को तो हम विदेशों में भी भेज रहे हैं, वहाँ पे भी ली जा रही है, तो हमारे देश में भय कैसा। देखिए इसमें ये कहना है कि आप भेज तो चाहे विदेश में भी रहे हो, लेकिन मेरा तो ये कहना विदेश में भेजने की बजाय पहले तो अपने भारत के लोगों को ही लगवाओ। जब किसी पे कोई सरप्लस चीज़ होती है जब ही उसको बाहर भेजा जाता है। यदि अपने कोई देश कोरोना बीमारी से पीड़ित होकर मरे देश का कोई नागरिक और हम वैक्सीन को बाहर भेजें तो ये कोई संभव बात नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। दूसरी बात ये है कि खाली ये बात कहने से काम नहीं चलता कि भाई हम विदेश में भेज रहे हैं या भारत में काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग रही है। अगर वैक्सीन लगने से किसी की जान जाती है तो बड़ा गंभीर विषय है, इस पे सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रही तो उसमें सुधार करें ताकि आगे जो वैक्सीन के दौर आए, दूसरा दौर आए, तीसरा दौर आए, उसमें भारत के किसी भी, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में है, चाहे वो सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी है देश का या कोई आम नागरिक है, ये सब धीरे धीरे आम नागरिक तक आनी है। तो वैक्सीन लगने से किसी की जान नहीं जाना चाहिए, उसमें जो भी कमी है उसमें सुधार किया जाए और उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन लगने से अगर किसी की जान चली गई और जिस परिवार में ये हादसा होता है उस परिवार को पता चलता है कि ये कितने बड़ा दुख है, कितना उसके ऊपर एक पहाड़ टूटता है। तो सरकार को ये बेहद गंभीर मामला है कि वैक्सीन लगने से, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से किसी की जानलेवा मौत नहीं होनी चाहिए। गुप्ता जी, आपका मैसेज क्या है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए मेरा ये मैसेज है भाई कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मेरा भी सबसे आग्रह है कि हम लोगों ने बीच में 15 दिन 20 दिन पहले थोड़ी सी राहत इस बात की ली थी और काफ़ी मैं देख रहा था कि फंक्शनों में भी और आम बाज़ारों में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, परंतु अब समय की ज़रूरत है। सभी साथी जो भी भीड़ का स्थान हो वहाँ पे मास्क लगाएं और कोरोना से दूरी का और मास्क का पालन करें। ये हम सब के हित में है, ये हम सब की जान जो बचेगी वो इसके नियम पालन से भी बचेगी और वैक्सीन अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो मेरा सभी से ये संदेश है, आग्रह है कि सभी मास्क लगाएं, खासकर भीड़ की जगह पे हो जरूर। तो अभी हमारी जैसे विनय गुप्ता जी से बातचीत हुई, काफ़ी मुद्दे थे जिनके हमारे ऊपर बातचीत हुई, तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।